हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोग देख चुके हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब ये फॉर्मूला जो आई का है वो कौन से कंडीशन के लिए है? तो जो जब करंट यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा हो उस कंडीशन के लिए है। पर अगर करंट एक समान रूप से यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं हो रहा हो तो उस कंडीशन में हमारे पास दो टर्म और आते हैं, एक एवरेज करंट और दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट। इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या, तो डेल क्यू बाई डेल टी, यानी कि टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन। उसके बाद हम लोगों ने आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला देखा था कि डी क्यू बाई डी टी। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट किया हुआ था और वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने जाना था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आखिर एक्सप्रेशन क्या है उसको डिराइव किया था। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन आया हुआ है क्या, कि वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई टॉ बाई एम, जहां पर ये जो माइनस साइन है वह यह इंडिकेट करता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर इसी में ई की जगह पे अगर हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करें तो ई की जगह पे क्या देंगे, V बाई एल, जहां V है पोटेंशियल डिफरेंस और L क्या है, तो जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर की लंबाई। तो इस फॉर्मूला से हम लोगों ने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या होता है, पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में करंट का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग उससे आगे जानेंगे आज। तो चलिए, आज का लेक्चर 3 का हमारा पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है मोबिलिटी, गतिशीलता, जिसको कि हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। आखिर वो है क्या? तो मोबिलिटी है क्या कि वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। तो मोबिलिटी हो गया जाएगा इसका फॉर्मूला, तो म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए क्या कि हमारे पास वीडी का जो एक फॉर्मूला है वो क्या है, अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में ले माइनस हटा करके, तो ई ई टॉ बाई एम, और बाई क्या है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाई ई। ई और ये ई कैंसिल आउट, तो मोबिलिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, तो ई टॉ बाई एम। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, या कहिए क्या, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी। ये एक डेफिनेशन टाइप का है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में या ऑब्जेक्टिव में कि आखिर मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है उसमें पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग के पास एक दूसरा टॉपिक भी है, दूसरा पॉइंट भी है, वो भी डेफिनेशन टाइप का ही है। वो क्या, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है। ये क्या है, तो ये है आपका क्या कि करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट या इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि अगर हम लोग कह दें इसको कि करंट
passing through unit क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको समझिए कि सपोज कर लीजिए क्या कि यह एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसका यह वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये अगर एरिया को हम लोग मान लें ए, ठीक है, और इससे टोटल करंट अगर फ्लो हो रहा हो आई, तो जो हमारा करंट डेंसिटी जो होगा, करंट डेंसिटी जो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो आई बाई ए, आई बाई ए, क्या, तो करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर इसका यूनिट मांगा जाए, इसका डायमेंशन मांगा जाए, तो आप लोग यहां से ले सकते हैं कि इसका जो यूनिट हो जाएगा, इसका करंट डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका। और डायमेंशन क्या, तो डायमेंशन जो इसका होगा वो एम्पियर के लिए तो ए ही लिखते हैं, और मीटर के लिए हम लोग क्या ले चलते हैं, एल, तो एल माइनस 2। चलिए नोट कर लीजिए और देखिए यहाँ फिर से कि मोबिलिटी ये क्या है, तो वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी कौन सा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी म्यू इज इक्वल टू वीडी बाई ई। तो वीडी का वैल्यू रखा जाए ई टॉ बाई एम बाई ई और ई कैंसिल आउट, बच के आ गया आपका, तो मोबिलिटी यानी माइक्रो इज इक्वल टू क्या, तो ई टॉ बाई एम। फिर करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, यानी कि अगर यह कंडक्टर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम लोग ए ले लें, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इस कंडक्टर से पास होने वाला करंट आई है, तो करंट डेंसिटी जो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो आई बाई ए। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो ए एल माइनस 2, और यूनिट क्या, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, तो इसको इंडिकेट करते हैं जे से। करंट डेंसिटी को कौन से लेटर से इंडिकेट करते हैं, तो जे से। ये एक डेफिनेशन टाइप का दो टॉपिक था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वो क्या है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जिसको कि किन्होंने दिया था, तो जॉर्ज साइमन ओम, और इन्हीं के सम्मान में इस नियम का नाम ओम लॉ हम लोग जानते हैं। ओम्स लॉ के अनुसार देखिए, ओम्स के अनुसार या ओम्स लॉ के अनुसार वो होता क्या है, तो कह रहा है क्या कि कोई भी कंडक्टर है तो क्या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो जितना हम पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यानी क्या कि जितना ज्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे करंट एक कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में, उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट अ कांस्टेंट temperature and pressure, potential difference applied through a conductor is directly proportional to current, ठीक
ठीक है ना, कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी भी चालक तार में अप्लाई किया गया पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी क्या कि इस फॉर्मूला के हिसाब से या इस नियम के हिसाब से हम लोग अगर कोई एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, I। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या कि V प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को अगर हम हटाएं तो वहां पर अगर इक्वल लाएं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देना होता है। तो इस ओम्स लॉ में वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR या RI, जहां वेयर ये जो आपका R है वो है क्या, तो सबसे पहले तो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है ना, एंड नॉन एज रेसिस्टेंस, यानी कि ये R जो है यही आपका क्या है, रेसिस्टेंस है। तो चलिए ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा कि ओम्स लॉ है क्या, एक बार फिर से कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V है क्या, तो V है आपका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने के बाद फ्लो होने वाला करंट। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा और उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है आपका, तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को अगर वेरी करते रहें तो वो क्या होगा आपका, कि यह रूल फिर फॉलो नहीं होगा। इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर आप लोग बुक में देखेंगे। चलिए इसके लिए थोड़ा देखिए क्या कि हम लोग दो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि ग्राफ का जो नाम जो है वो कैसे रखते हैं, तो जो y एक्सिस पे होता है, जो क्वांटिटी y एक्सिस पे होता है उसको हम लोग पहले लेते हैं और x एक्सिस पर वाले को बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल लिया जाए कि यहाँ पर अगर हम लोग v रखें, y एक्सिस पर अगर v रखें और x एक्सिस पर i रखें और एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो चूंकि v और i एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। और इस ग्राफ का नाम क्या है आपका, तो ग्राफ का नाम है VI ग्राफ। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा हम लोग देखते हैं कि एक बार जो है ना थोड़ा सा चेंज क्या कर दे रहे हैं कि y एक्सिस पर i को रख रहे हैं और x एक्सिस पर हम लोग v को रख रहे हैं। ठीक है, y एक्सिस पर i और x एक्सिस पर v, तो इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, IV ग्राफ। और इसमें भी क्या है, क्योंकि v और i ग्राफ क्या है, v i के प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो नेचर होगा वो स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर देखिए दो चीज पूछता है कि स्लोप ऑफ vi ग्राफ और स्लोप ऑफ iv ग्राफ, ये आखिर देता क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं क्या कि स्लोप ऑफ vi ग्राफ, स्लोप ऑफ vi ग्राफ, देखिए ये क्या देता है। हम लोग जानते हैं 9th से ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B। चलिए ये वाले में हम लोग एक ट्रायंगल कहीं से भी एक पॉइंट लेकर के VI ग्राफ में जो एक लाइन है उसमें कोई भी एक पॉइंट लेकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, और ये एंगल आपका क्या है, थीटा। ठीक है, तो इसमें tan थीटा को अप्लाई करेंगे तो tan थीटा में क्या है, ये है आपका P और ये क्या है B। P देखिए क्या है, P y एक्सिस पे, P y एक्सिस के अलॉन्ग है ना, यानी P है आपका V का वैल्यू।
और बी क्या है एक्स एक्सिस पे, यानी क्या है वो करंट का वैल्यू। यानी कि स्लोप ऑफ वी आई जो ग्राफ है उसका जो वैल्यू आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है, वो क्या हो रहा है v बाई आई। और यहाँ पर देखिए तो v बाई आई, इस आई को अगर इधर भेजेंगे, ये वाला आई अगर इधर जाएगा तो बटा में आई, तो v बाई आई इज इक्वल टू व्हाट आर। तो क्या हो जाएगा आपका कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस। थोड़ा सा जब अब इसमें देखते हैं, ये वाले में ये आपका थीटा, ये हो गया P और ये B। अब इसमें अगर कहा जाए क्या कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, ये क्या देगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, और P तो यहाँ पर इस बार क्या है y एक्सिस पे I रखे हुए हैं तो I है, और ये B क्या है V है। I बाई V का मतलब क्या, ये देखिए यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर है, और हमें चाहिए क्या I बाई V, ये इधर तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि 1 बाई आर, यानी कि ये 1 बाई आर, यानी कि रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है। तो क्या हो जाएगा कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स कंडक्टेंस। फिर से एक बार कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस, और स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस का। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि डिराइवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला से हम लोग अब ओम्स लॉ, जो अभी हम लोग ओम्स लॉ पढ़ा हम लोगों ने क्या, V इज इक्वल टू आई आर, ये जो हम लोग फॉर्मूला देखे हुए हैं या ओम्स लॉ को पढ़े उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिराइव करेंगे। चलिए हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले केस में दो फॉर्मूला पाया था। एक क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई वी टॉ बाई एम एल, और दूसरा क्या तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एक बार देखते हैं कि इसमें जो जो लेटर का यूज हुआ है आखिर उसका मीनिंग क्या है। आई करंट, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जो वायर में करंट को फ्लो करवाएंगे, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर यहाँ वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी पोटेंशियल जो बैटरी जोड़ा जा रहा है या अलग से हम लोग कंडक्टर वायर में क्या करते हैं पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तब तो जाकर के वहां से करंट फ्लो करता है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम किसका इलेक्ट्रॉन में जो कोलिजन हो रहा है आपस में वो, बाई ये m क्या है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और l ये क्या तो लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। चलिए अब हम लोगों को निकालना है कि इन दोनों फॉर्मूला से, या यूं कहें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला से हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो ओम्स लॉ जब भी डिराइव करना हो तो इन दोनों फॉर्मूला को आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे। चलिए लेके चलते हैं कि देखिए क्या कि फ्रॉम टू वन बिकम्स, या कहें क्या कि VD का मान एक में रखने पे, इसलिए हम लिख दिए हुए हैं क्योंकि VD यहाँ पे हम लोग दो में लेके चल रहे हैं। तो फ्रॉम टू वन बिकम्स क्या तो I इज इक्वल टू एन ई ए, ठीक है। फिर क्या VD इज इक्वल टू क्या है तो ई वी टॉ बाई क्या ml, ठीक है। फिर उसके बाद ये आई को उधर फेंक रहे हैं, V को रखेंगे उधर, बाकी सभी को इधर ले आएंगे। तो चलिए पहले हम V बाई आई, ठीक है, V बाई आई, ये I इधर जा रहा है V बाई आई, और बाकी जो है सबको इधर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ml को इधर ले आए तो ml ऊपर में, बाई ये क्या N E A,
ये ई 2 बार लिखा गया तो क्या हो जाएगा, ये ई स्क्वायर, ठीक है ना, ये ई स्क्वायर, तो क्या क्या हो गया, एन ई इंटू ई स्क्वायर ए, और क्या बच गया है, टॉ, ठीक है ना। अब ये वैल्यू देखिए कि यहाँ पर आया हुआ है v बाई आई, और ये वाला क्या है कि एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टॉ। ये है क्या क्या, पहले देखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एल एक फिक्स वायर को लिया जाए उसका लेंथ भी क्या, कांस्टेंट, एन एक फिक्स वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज कांस्टेंट, ए एक फिक्स वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कांस्टेंट, टॉ टॉ क्या, तो रिलैक्सेशन टाइम एक फिक्स वायर के लिए अगर देखा जाए तो वो भी क्या है आपका कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए आपका या कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये वैल्यू आपका क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। यानी कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या, तो एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टॉ इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट अगर हम इसको इक्वेशन 3 मान लें तो इसीलिए फ्रॉम 3 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3 कि v बाई आई इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। जब v बाई आई कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा आपका, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, इसको देखते हैं। यही तो हमारा ओम्स लॉ था। तो इसको हम लोगों ने जो डिराइव किया, किसकी सहायता से डिराइव किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सहायता से। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछे कि ओम्स लॉ को लिखें तथा इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से प्राप्त करें, तो आप लोग इस तरह से ही इसको डिराइव करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सहायता से ओम्स लॉ को प्राप्त कर लिया। पर यहां पर देखिए कि ये वैल्यू जो है आपका क्या रहा है, कांस्टेंट, और ओम्स लॉ में हम लोग क्या कांस्टेंट लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किसको लेते हैं, रेजिस्टेंस को। यानी कि यहाँ पर देखिए आपके पास आया v बाई आई इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट में क्या आया, तो एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टो, अभी जो हम लोगों ने निकाला, ठीक है। और ओम्स लॉ में हमारा v बाई आई इज इक्वल टू क्या है, रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, ये देखिए बराबर, तो ये भी बराबर होगा। यानी कि R जो है यानी कि रेसिस्टेंस, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला हो सकता है क्या, तो एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टॉ, ये हो गया रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। और ये भी कहां से निकला हुआ है, तो जस्ट अभी जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सहायता से ओम्स लॉ जो ज्ञात कर रहे थे, डिराइव कर रहे थे, उसी के क्रम में आर का यह फॉर्मूला हमारे पास एक्स्ट्रा में आ गया। अब इस फॉर्मूला से हम लोगों ने क्या देखा या क्या देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है, देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले जो वैल्यू फिक्स होता ही है उसको हटा देते हैं। मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, यह वैल्यू फिक्स होता है, इसको हटा देते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, वो वैल्यू फिक्स होता है। अब कौन सा फिक्स नहीं होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, अलग अलग लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई तार मोटा कोई तार पतला, ऐसा करके, और रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये चार जो कि अलग अलग कंडक्टिंग वायर के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो इन चारों को लेकर देखते हैं क्या कि आखिर रेसिस्टेंस का मान इन चारों पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखिए क्या कि R क्या है, तो L ऊपर न्यूमरेटर में, यानी क्या R का जो वैल्यू है वो L के लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। सेकेंड वाले में ये पहले ले लेते हैं, ए वाला नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, यानी क्या, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा मोटा तार होगा उतना कम रेसिस्टेंस, जितना कम मतलब जितना कम पतला होगा, ये सॉरी जितना कम मोटा होगा या कहीं जितना पतला होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। फिर उसके बाद आर का जो वैल्यू है वो एन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और लास्ट में कि रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। तो चलिए एक बार फिर से क्या क्या होगा। रेसिस्टेंस का मान कंडक्टिंग वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस का मान कंडक्टिंग वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस कंडक्टिंग वायर में उपस्थित पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और रेसिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इन दोनों समीकरण से या इन दोनों रिलेशन से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इन दोनों की सहायता से रेसिस्टिविटी है क्या वो जानेंगे। मगर उससे पहले थोड़ा सा अभी हम लोगों ने रेसिस्टेंस क्या है एक्चुअल में वो हम लोगों ने नहीं जाना है। तो कल रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, ये सारी टॉपिकों को अच्छी तरह से देखेंगे। थैंक यू।